अब जो हम नेक्स्ट देखेंगे दैट इज हिंदी। ठीक है, हिंदी का पेपर है। क्वेश्चन स्टार्ट्स होंगे आपके 121 से। ठीक है, लैंग्वेज 2 जिन्होंने हिंदी ली थी। सेम पेपर है आपका 4 Feb इवनिंग शिफ्ट में जो हुआ था साइंस मैथ वालों के लिए। अब यहाँ पे है दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन कीजिए। लोकमान्य तिलक का कथन है, मैं नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करूंगा क्योंकि इनमें वह शक्ति है कि जहां वे होंगी वहां अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य, समाज और राष्ट्र का मार्गदर्शन करती हैं। संसार के इतिहास पर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि संसार की अनेक महान विभूतियों पर किसी न किसी श्रेष्ठ पुस्तक का प्रभाव पड़ा है। महात्मा गांधी, टॉलस्टॉय, अब्राहम लिंकन सभी के जीवन में श्रेष्ठ पुस्तकों का महत्वपूर्ण योगदान था। लेनिन में क्रांति की भावना कार्ल मार्क्स के साहित्य को पढ़कर ही जागी थी। किसी भी जाति का उत्कर्ष या अपकर्ष का लेखा जोखा उसके साहित्य से ही पता चलता है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस काल में अत्यंत उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई। विचार के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं क्योंकि पुस्तकों का हमारे विचारों पर अत्यंत गहरा प्रभाव पड़ता है। पुस्तकों के विचार ही समाज की काया पलट कर देते हैं। श्रेष्ठ पुस्तकें मनुष्य को पशु से देवता बना देती हैं और उसकी सात्विक प्रवृत्तियों को जागृत करती हैं तथा उसे असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली बुक्स जो हैं उनको लेके चीज़ें समझाने की कोशिश की है कि कभी कभी बुक्स जो होती हैं वो एक आदमी को इंसान बना देती हैं। तिलक ने क्यों कहा कि वे नरक में भी पुस्तकों का स्वागत करेंगे? नरक में पुस्तक पढ़ने का समय मिलेगा। पुस्तकें मनुष्य को देवता बना देती हैं। पुस्तकों में नर्क को भी स्वर्ग में बदलने की शक्ति है। अधिकतर पुस्तकें नर्क में ही लेके जाती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो नर्क को भी स्वर्ग में बदलने की कैपेबिलिटी रखती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 122। श्रेष्ठ पुस्तकों का व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो अच्छी बुक्स होती हैं उनका क्या इफेक्ट है? जाति का उत्कर्ष होता है, स्वर्ग में जाने का मार्ग पता चलता है, सात्विक प्रवृत्तियां जागृत होती हैं और महान विभूति बन जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो सात्विक प्रवृत्तियां होती हैं श्रेष्ठ पुस्तकों को पढ़ने से वो इंसान के अंदर जागृत हो जाती हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। विचारों के युद्ध में पुस्तकें ही अस्त्र हैं। इसका मतलब है पुस्तकें सही मार्ग दिखाती हैं, पुस्तकें अच्छा अस्त्र हैं, पुस्तकें लड़ने का सही तरीका सिखाती हैं, पुस्तकें सदा विजयी होती हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। जो पुस्तक है वो ही आज के टाइम पे अस्त्र है विचारों का जब युद्ध हो। क्यों? क्योंकि पुस्तक जो है आपको सही मार्ग दिखाती है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि उस काल में साहित्य का लेखा जोखा हुआ, उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई, समाज की काया पलट हुई, महान विभूतियों का उद्धार हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, गुप्त काल को क्यों स्वर्ण युग कहा जाता है? क्योंकि उस काल में उत्कृष्ट पुस्तकों की रचना हुई थी और पुस्तकें आदमी को इंसान या देवता बना देती हैं। जो लेनिन है उनमें क्रांति की भावना किसके साहित्य को पढ़कर जागी? टॉलस्टॉय, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कार्ल मार्क्स जो है उनकी बुक पढ़ के लेनिन में क्रांति की भावना जागी थी। नेक्स्ट है विभूति शब्द है पुल्लिंग, विशेषण, क्रिया विशेषण और स्त्रीलिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। विभूति क्या होती है? महान अभिव्यक्ति। ठीक है, तो विभूति विशेषता बताती है, तो ये क्या होगा आपका विशेषण शब्द। इसके पीछे जब आप संज्ञा शब्द लगाएंगे तो ये तो बन जाएगा विशेष्य और ये हो जाएगा आपका विशेषण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 127। स्वागत में संधि होगी सु प्लस आगत। ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका स्वागत। दीर्घ संधि, यण संधि, गुण संधि और व्यंजन संधि। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो यण संधि होती है उसमें आगे वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा कैसा होता है? ये, वे, रे और ले। इनके आगे कैसा आता है? आधा स्वर। नेक्स्ट है उत्कर्ष का विलोमार्थी शब्द होगा अपकर्ष, पतन, अपभ्रष्ट और विकर्ष। तो उत्कर्ष का क्या होगा? अपकर्ष। तो 128 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्न के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। हमारा जीवन पाखंड बन गया है, हम इसके बिना नहीं रह सकते। आपने सार्वजनिक जीवन अथवा निजी जीवन में कहीं भी देखे हम एक दूसरे को छलने की कला का प्रयोग उपयुक्त करते हैं। इसके बावजूद यह विश्वास करते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
हम इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर कोई भी आवश्यकता नहीं होती। हम किसी भी बात को यह जानते हुए कि वह सही है या सत्य नहीं है, लेकिन उसके प्रति निष्ठा या विश्वास ऐसे प्रकट करते हैं जैसे हमारे लिए वही एकमात्र सत्य है, और हम सब इसीलिए सरलता से कर लेते हैं क्योंकि आज पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। आज हम में से अधिकांश लोगों की स्थिति मुंह में कुछ और मन में कुछ और वाली बन गई है। बेसिकली इस पैसेज में बताया है कि जीवन कितना ज्यादा पाखंडमय हो गया है। हम मतलब एक बाहरी रूप जो है वो दुनिया के लिए अलग है और हम अंदर से कुछ और हैं। ठीक है, हमारे जीवन का अभिन्न अंग किससे बना लिया गया है? भाषा को, पाखंड और दिखावे को, निष्ठा और विश्वास को और सरलता को। तो हमने पाखंड और दिखावे को अपना एक अभिन्न अंग बना लिया है। छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं? खुलकर, आवश्यकता के अनुसार, पूरी निष्ठा से और सरलता से। हम खुलकर छलने की जो कला है उसको यूज करते हैं। एक डिस्गाइज बॉडी जो होती है ना, कि आप अंदर से तो बहुत पापी हैं लेकिन बाहर से ऐसा दिखाते हैं कि पता नहीं कितना सीधे इंसान है, तो उस कला को हम आजकल खुल के यूज करते हैं। यह जानते हुए कि बात गलत है, हम उसके प्रति निष्ठा और विश्वास प्रकट करते हैं क्योंकि हम दिखावा नहीं करना चाहते, असत्य को सत्य में बदलना चाहते हैं, दूसरे को छलना चाहते हैं। पाखंड और दिखावा हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम जानते हैं कि जो बात है वो गलत है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति इतना ज़्यादा फेथ दिखाते हैं और इतना ज़्यादा लॉयल्टी दिखाते हैं क्योंकि पाखंड और दिखावा जो है वो हमारे जीवन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। नेक्स्ट है मुंह में राम बगल में छुरी। इस कहावत का अर्थ किस वाक्य से पता चलता है? हमारा जीवन पाखंड में बन गया है और हम इसके बिना नहीं रह सकते। ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसकी उस अवसर पर आवश्यकता नहीं होती। मुंह में कुछ और मन में कुछ और है। छलने की कला का हम खुलकर उपयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, हमारे मुंह में कुछ और रहता है और मन में कुछ और। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। पाखंड का अर्थ नहीं होगा आडंबर, छल कपट, ढोंग और उपासना। ऑब्वियसली उपासना जो है वो पाखंड का अर्थ नहीं होगा। आडंबर भी होता है, छल कपट भी होता है, ढोंग भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134। सही विलोम युग्म शब्द होगा निष्ठा, विश्वास, सत्य, असत्य, छल, दिखावा, जीवन, भाषा। निष्ठा और विश्वास एक ही शब्द है, छल और दिखावा भी सिमिलर है, जीवन और भाषा लेना देना ही नहीं है। लेकिन सत्य का क्या होता है आपका? असत्य। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है गद्यांश के अनुसार हमारा जीवन कैसा बन गया है और हम किसके बिना नहीं रह सकते? भाषा के बिना, विश्वास के बिना, पाखंड के बिना और अवसर के बिना। हमारा जीवन कैसे हो गया है? पाखंड में। हम पाखंड के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ से आपकी पेडागोजी स्टार्ट है। अध्यापक किसी पाठ्य सामग्री को संवाद के रूप में प्रस्तुत कर रहा है और उच्चारण पर विशेष बल दे रहा है। अध्यापक के द्वारा किस विधि का अनुसरण किया जा रहा है? संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, व्याकरण अनुवाद, श्रव्य भाषिक और इक्लेक्टिव मेथड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो श्रव्य भाषिक मेथड होता है उसमें अध्यापक जो है वो कोई भी जो रीडिंग मटेरियल है उसको संवाद, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच जो संवाद होता है उस फॉर्म में वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण, उस पर वो बहुत ज़्यादा फोकस्ड है। तो श्रव्य भाषिक विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, जो उच्चारण होता है उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जीटी मेथड जो होता है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसमें मदर टंग को यूज़ किया जाता है और मदर टंग को यूज़ करके आपको डायरेक्ट मेथड पे ले जाया जाता है। लिखने से पहले दिए गए टॉपिक पर शिक्षार्थियों को एक सीमित समय में शीघ्रता से और मुक्त भाव से अपने विचार देने और साझा करने के लिए कहा जाता है। विचारों का आदान प्रदान क्या कहलाएगा? ब्रेनस्टॉर्मिंग, सिमुलेशन, चर्चाएं और रिपोर्ट करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज़ लिखने से पहले किसी टॉपिक पे बच्चों को क्या कर रहे हैं, अपने विचार सामने रखने के लिए और साझा करने के लिए कह रहे हैं, और एक सीमित समय में जितना जल्दी हो सके। और बच्चे को क्या है, फ्री हैंडेड छोड़ा है, तो बच्चा अपने दिमाग पे जोर डालेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि बच्चा अपने दिमाग में मंथन करेगा कि इस टॉपिक पे मैं क्या क्या ऐड कर सकता हूँ, क्या क्या इसके सब टॉपिक्स हो सकते हैं। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। पढ़ाए जाने वाले टॉपिक के बारे में शिक्षार्थियों के ज्ञान की गहराई का मापन करने में कौन सा चरण मदद करेगा? आकलन चरण, पूर्व पठन चरण, पढ़ने के बाद का चरण और पठन के दौरान का चरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जो पूर्व पठन चरण होता है वो गहराई जो है उसका मापन करेगा। क्यों? क्योंकि टॉपिक अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाएंगे। ठीक है,
पहले बच्चे की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करना जरूरी है कि बच्चे को उस टॉपिक से रिलेटेड कितना आता है। तो पूर्व पठन चरण जो होता है वो बच्चे के ज्ञान की गहराई का मापन करने में मदद करता है। कौन सा बच्चा भाषा अधिगम के दौरान सबसे अधिक संघर्ष करेगा? गुंजन जो अपने परिवार और समुदाय में भोजपुरी बोलती है और इंग्लिश मीडियम में स्कूल में आती है। कबीर जो घर में पंजाबी बोलता है, उसकी कक्षा में शिक्षार्थी पंजाबी हिंदी दोनों मिलीजुली भाषाएं बोलते हैं। आयशा जो घर में इंग्लिश बोलती है और इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ती है। देवाशीष जिसके घर की भाषा बंगाली है, बाजार आदि में हिंदी बोलने सुनने के अवसर मिलते हैं और हिंदी माध्यम के स्कूल में पढ़ता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सबसे ज्यादा बच्चा जो है वो लैंग्वेज लर्निंग के दौरान कहाँ फेस करेगा? जहाँ गुंजन जो है वो एक ऐसी कम्युनिटी और ऐसी फैमिली से आती है जो कैसी बोलते हैं भोजपुरी, और वो कौन से स्कूल में जा रही है? इंग्लिश मीडियम में। कबीर पंजाबी घर में बोल रहा है और स्कूल में जो कलीग्स हैं उसके जो क्लासमेट्स हैं वो पंजाबी भी बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं, तो उसको समझ में आएगा। आयशा घर में भी इंग्लिश बोल रही है और स्कूल भी इंग्लिश मीडियम है, ये भी कंफर्टेबल है। देवाशीष के घर की भाषा बंगला है, बाजार में हिंदी बोलता भी है और सुनता भी है और हिंदी मीडियम स्कूल में वो जा भी रहा है, तो उसके लिए भी इजी है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको आएगी? जो भोजपुरी बोल रहा है और इंग्लिश कैसा है, स्कूल कैसा है? इंग्लिश मीडियम। अध्यापक शब्द भंडार में संवर्धन के लिए स्थिति के अनुसार शब्दों का समूहीकरण करती है। कोई टीचर है जो शब्द भंडार वोकेबलरी जो होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए शब्दों को और ऐड करती है। उदाहरण के तौर पर विद्यालय, अध्यापक, मुख्य अध्यापक, चौकीदार, कक्षा, पुस्तकालय आदि, ये सभी शब्द विद्यालय से संबंधित हैं। ऐसे समूहीकरण को हम क्या कहेंगे? ध्वन्यात्मक समूहीकरण, व्याकरणिक, अर्थ विज्ञान समूहीकरण और कोश विषयक समूहीकरण। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4। शब्द भंडार में हम संवर्धन कर रहे हैं कि बच्चों के जो वोकेब है, बच्चों की डिक्शनरी को और कितना ज्यादा हम इम्प्रूव कर सकें, यानी कि इंक्रीज कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंग उसने शब्द जो है उनका एक ग्रुप बनाया। शब्द कैसे चुने उसने? जो उसके स्कूल से रिलेटेड थे, जैसे टीचर, मेन टीचर, चौकीदार, क्लास, लाइब्रेरी, तो ये सब स्कूल से रिलेटेड हैं। तो इसको हम बोलते हैं कोश विषयक समूहीकरण, डिक्शनरी रिलेटेड वर्ड्स। जो ध्वन्यात्मक समूहीकरण होता है उसमें एक जैसे वर्ड लिए जाते हैं, जैसे बुक, कुक, तो ये क्या है? एक जैसा फोनेटिक है। व्याकरणिक समूहीकरण जिसमें व्याकरण के जो एक चीज है उसको एक ही ग्रुप में समावेशित करते हैं। अर्थ विज्ञान जिसमें आप किसी भी चीज का अर्थ निकालकर उसकी ग्रुपिंग करते हैं। भाषा का अध्यापक आगे पढ़ाई जाने वाली इकाइयों में जहां तार्किक और संभव लगे वहां पहले पढ़ाए गए शब्द भंडार और संरचनाओं का पुनर्वलन करता है। अध्यापक किस उपागम का अनुसरण कर रहा है? वृत्ताकार उपागम, एक रेखीय उपागम, निगमनात्मक और आगमनात्मक उपागम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सर्कुलर अप्रोच। जो सर्कुलर अप्रोच होती है उसमें क्या करते हैं? बच्चा पहले से जो जानता है, ठीक है, उस चीज पे फोकस्ड रह के बच्चे को नई चीज सिखाई जाती है। तो जो लैंग्वेज टीचर है वो आगे पढ़ाई जाने वाली जो यूनिट्स हैं जहां तार्किक और संभव लगे, जहां उसको रीजनेबल लग रही है चीज और पॉसिबल लग रही है, वहां पहले उसने जो शब्द भंडार पढ़ाया था और जो संरचनाएं पढ़ाई थी उनके पुनर्वलन करता चलता है। तो टीचर क्या कर रहा है? एक सर्कुलर अप्रोच जो है उसको यूज कर रहा है। सारी चीजें आपस में रिलेटेड हैं। सो द 1 इज करेक्ट। निगमनात्मक उपागम होता है जहां पे हम नियम से कहां जाते हैं? उदाहरण की तरफ। और जो आगमनात्मक उपागम होता है उसमें उदाहरण से नियम की तरफ जाते हैं। उन शिक्षार्थियों को जो अपनी योग्यता के अनुसार सीखने में पीछे छूट गए हैं, जहां तक संभव हो उन्हें मुख्य धारा वाली कक्षाओं में लाने के लिए मदद करनी चाहिए। यह किस चीज का उद्देश्य है? माइक्रो टीचिंग, ऑनलाइन टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग और क्लास टीचिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। जो रेमेडियल टीचिंग होती है उसमें जो बच्चे, लेट सपोज कोई बच्चा है जिसको आपने डायग्नोस किया कि इसको यहाँ ये चीजों में प्रॉब्लम आ रही है, वो क्लास के और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनसे थोड़ा सा पीछे चला गया। अब बच्चा अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पा रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं वो लैक कर रहा है। तो जहां तक संभव हो सके उन्हें आप उसी कक्षा में वापस लेके आए, तो उसके लिए जरूरी है कि बच्चे की प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन दें, बच्चे को उपचार दें। सो द उपचारात्मक शिक्षण इज करेक्ट। वह मेथड जिसमें विभिन्न अध्यापन विधियां समावेशित की जाती हैं और बच्चे की आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है? कार्य आधारित विधि, विभिन्न दर्शनग्राही विधि, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड एंड डायरेक्ट मेथड।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। एक्लेक्टिव अप्रोच जो होती है ना, इसमें बहुत सारे अध्यापन के मेथड्स होते हैं, यानी कि टीचिंग मेथड्स होते हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं, और बच्चे को जैसी नीड होती है उसके अकॉर्डिंग हम उस अप्रोच को क्लास में यूज करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। किसके द्वारा इस बात पर बल दिया जाता है कि भाषा विकास समूचे विद्यालय में और सभी विषय क्षेत्र में सभी अध्यापकों का उत्तरदायित्व है, यानी कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो पूरे स्कूल में और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें टीचर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भाषा समूची पाठ्यचर्या में, पाठ्यचर्या भाषा में, भाषा समावेशित अधिगम और विषय वस्तु समावेशित भाषा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा भाषा समूची पाठ्यचर्या में। ये एक चीज है, इस बात पे सबसे ज्यादा इस चीज को ध्यान में रख के हम बल देते हैं कि जो लैंग्वेज है वो पूरे स्कूल में और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें भाषा बच्चे को सिखाना टीचर की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि भाषा जो होती है वो कंप्लीट जो करिकुलम होता है उसमें इन्वॉल्व होती है। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अध्यापक को भाषा की कक्षा में समूह गतिविधियों का आयोजन कब कब करना चाहिए? अक्सर, कभी कभी, बहुत कम और कभी भी नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जो टीचर होता है उसको लैंग्वेज की क्लास में ग्रुप एक्टिविटीज जो होती है, यानी कि छोटे छोटे बच्चे हैं उनका एक एक दो दो का ग्रुप बना दो और तब उसमें एक्टिविटी करवाओ। तो ये बच्चे को लैंग्वेज लर्निंग में बीच बीच में यानी कि अक्सर करवाते रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दूसरे विषय का शिक्षण कराते समय मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। शिक्षार्थियों की प्रगति का पता लगाने के लिए नियमित रूप से टेस्ट लेना चाहिए। शिक्षार्थियों के मस्तिष्क में व्याकरण के नियम एकदम पक्के कर देने चाहिए। शब्द पढ़ाना, विस्तृत रूप से उनके अर्थ बताना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। दूसरे सब्जेक्ट को अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हिंदी के थ्रू अगर आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो बच्चे की मदर टंग को यूज करके बच्चे को आप इंग्लिश ज्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए नियमित रूप से टेस्ट लिए जाने चाहिए। नियमित रूप से टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, आप बीच बीच में टेस्ट लेके डायग्नोस करके बच्चे को रेमेडी दे सकते हैं। मस्तिष्क में व्याकरण के नियम एकदम पक्के कर देने चाहिए, बच्चे को रटाना नहीं है। रोट मेमोराइजेशन कांट नेवर बी द परफेक्ट टू असेस द स्टूडेंट्स नॉलेज। शब्दों को पढ़ाना, विस्तृत रूप से उनके अर्थ बताना, इस केस में आप एक्टिव हैं, बच्चा लेकिन पैसिव है। लेकिन बच्चे की मदर टंग को यूज करके आप बच्चे को कुछ भी सिखा रहे हैं तो वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। अध्यापक के द्वारा जिन कक्षाई गतिविधियों की योजना बनाई गई है वो गतिविधियां निर्धारित पाठ्यपुस्तक, विशेषकर प्रत्येक अध्याय के अंत में दी गई गतिविधियों के आधार पर होनी चाहिए। ऐसी हो जो विद्यार्थियों को उनकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी में मदद करे। कम से कम होनी चाहिए क्योंकि इनके आयोजन से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता और कक्षा में शोर होता है। भाषिक निपुणता बढ़ाने की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक से बाहर की होनी चाहिए। तो अध्यापक जो है उसके द्वारा जो कक्षाई गतिविधियां हैं यानी कि क्लासरूम जो एक्टिविटी है उसकी जो योजना उसने बनाई है वो गतिविधियां भाषिक निपुणता जो है, लैंग्वेज जो कैपेबिलिटी है, मतलब बच्चे को भाषा में जो निपुण करना है उसको बढ़ाने की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक यानी कि बच्चे का जो सिलेबस है उससे बाहर की होनी चाहिए। निर्धारित पाठ्यपुस्तक को ध्यान में रखकर अगर आप बच्चे को लैंग्वेज सिखा रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, बच्चा रटने लग जाएगा, क्योंकि हर चैप्टर के एंड में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती हैं तो उसके बेसिस पे हम बच्चे को कभी भी क्लासरूम एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। जो वार्षिक परीक्षा की तैयारी में मदद करे वो बच्चे को ग्रेडिंग सिस्टम के लिए होता है, ऐसे टेस्ट ग्रेडिंग के लिए होता है। कक्षाई एक्टिविटी जो है वो कम से कम होनी चाहिए, जिससे आयोजन पाठ्यक्रम का जो इनके आयोजन से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हो पाता तो नेगेटिव है, क्योंकि हम क्लासरूम एक्टिविटी के माध्यम से बच्चे को ज़्यादा अच्छे से और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दे सकते हैं। भाषिक निपुणता बढ़ाने की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक के बाहर की क्लासरूम एक्टिविटीज होनी चाहिए। बेसिकली जो भी आप क्लासरूम में एक्टिविटी करवा रहे हैं बच्चे की नॉलेज के लिए, बच्चे की भाषा की निपुणता के लिए, बच्चे को उसकी टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए, वो हमेशा उसके सिलेबस से दूर होनी चाहिए। सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नाओम चॉम्स्की जो है उनका सिद्धांत किससे संबंधित है? सामाजिक भावनात्मक विकास, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली, भाषा अर्जन उपकरण और प्रभावी संप्रेषक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 3। इन्होंने एक डिवाइस दी थी जिसे हम बोलते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चा जन्मजात भाषा को सीखकर पैदा होता है। जब छोटा बच्चा पैदा होता है तो अपने सराउंडिंग में पेरेंट्स के बीच रह के और अपने परिवार के बीच रह के एक
भाषा को अर्जित करता है। भाषा अर्जन जो होता है ना वो हमेशा स्वाभाविक होता है, इसमें आपको कहीं दूसरी जगह जाके सीखने की जरूरत नहीं होती है। तो नोम चॉम्स्की जो है उन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है उसको दिया था। उच्चारण शिक्षण का क्या उद्देश्य है? प्रोनाउंसिएशन टीचिंग क्यों जरूरी है? जिस प्रकार से देशज लोग बोलते हैं ठीक उसी प्रकार से ध्वनि निकालना सीखना, विद्यार्थियों को एक दिन में शब्दों को कई बार दोहराने के लिए कहना, विद्यार्थियों को बुद्धि सम्मत उच्चारण सीखने में मदद करना, जिस प्रकार से देशज लोग बोलते हैं उसी तरह के उच्चारण सिखाना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पहली बात तो देशज वर्ड जो होता है वो लोकल रीजनिंग जो लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज जो होती है वो होती है, तो हमको उसी टाइप से फनेटिक जो है वो नहीं बोलने हैं, उस टाइप की साउंड नहीं निकालनी है, बच्चों को दोहराने के लिए नहीं कहना है। बुद्धि सम्मत उच्चारण यानी कि बच्चा अपने दिमाग को यूज करके प्रोनाउंसिएशन कर सके, जैसा देशज लोग बोलते हैं उस तरह के उच्चारण सिखाना नहीं, इसमें होता है बच्चा अपने ब्रेन को यूज करके उच्चारण करना सीख सके। आयशा ने वॉशिंग मशीन खरीदी, ठीक है, वह उसे चलाना सीखना चाहती है। मशीन के साथ दिए गए मैनुअल में से निर्देशों को पढ़कर उसने मशीन चलाना सीख लिया। पढ़ने का यह उपकौशल क्या कहलाएगा? बारीकी से पठन, अनुमान लगाना, सरसरी तौर पर पठन और अर्थ ढूंढकर पढ़ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर स्कैनिंग। क्यों? क्योंकि जब हम किसी चीज को चलाना सीख रहे हैं तो हम एक एक चीज को बहुत बारीकी से सीखते हैं। क्यों? अगर आप सरसरी निगाह से देखेंगे तो डेमो जो है वो गलत हो जाएगा और हो सकता है उपकरण खराब हो जाए। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर 2। जो रीडिंग होती है ना ये दो टाइप की होती है, एक होती है आपकी विस्तृत पठन और एक होती है आपकी गहन पठन। ये होता है स्किमिंग, इसमें हम जिस्ट लेते हैं सिर्फ किसी भी कंटेंट का सार, और जो स्कैनिंग होती है ये पर्टिकुलर पीस जो होता है उसको सर्च करने के लिए हम पूरी तरह से स्कैन करते हैं। आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें क्लियर हुई हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।